चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और लीडर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम फ्लूइड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फ्लूइड के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। यकीन मानो इससे ज्यादा पॉइंट जो हैं वो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, और इसमें आप एड ऑन भी कर सकते हो अगर कोई छोटा मोटा पॉइंट आपको मिल जाता है तो। ये करने के बाद और डीपीपी करने के बाद, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आप परफेक्ट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। हम सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड की। क्लास 9 तक आपने पढ़ रखा है फ्लूइड क्या होते हैं, जिनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, इनको कंप्रेस कर सकते हैं, ये फ्लो करते हैं, इनकी शेप फिक्स नहीं होती। इसके बाद क्लास +1 की दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि दे कांट बियर शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकते, मतलब इसको नॉर्मली दबा सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास गाड़ियों के अंदर एयर भरते हैं, अब एयर को हम प्रेस तो कर सकते हैं, या मान लो कि हमारे पास हाइड्रोलिक वाली वो जो चेयर होती है, उस चेयर के या बाइक के जो वो होते हैं शोकर होते हैं, उसमें लिक्विड भरा होता है, वो हमारे वेट को तो सहन कर सकते हैं, पर अगर हम साइड वाइज फोर्स लगाएंगे, शियर स्ट्रेस लगाएंगे, तो वो शियर सहन नहीं कर सकते और फ्लूइड जो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरा, जो कोई भी जो फ्लूइड होता है, चाहे वो फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं, गैसेस भी आती हैं और लिक्विड भी आते हैं, वो ऑलवेज 90 डिग्री पे फोर्स लगाते हैं। हम मान ले कि ये वॉल है, अगर ये दीवार है, इस पे ऐसे 90 डिग्री पे फोर्स लगाते हैं। ये पूरा बोर्ड है, ये वॉल है, तो इस पे भी 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा। तो अपने को यहां से क्या समझ में आ गया, दो प्रॉपर्टी समझ आ गई कि ऑलवेज 90 डिग्री फोर्स लगाते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, या इसको हम बोलते हैं रो जी एच। ये होता है लिक्विड कॉलम की हाइट, एच इसमें जो होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये लिक्विड कॉलम है, इसमें किस हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, ये वाली एच अपने को लेना होता है। ये जो जी है ये वेरी कर सकता है। अगर कोई मान लो लिफ्ट के अंदर देख रहे हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये जी प्लस ए होगा, नीचे आ रही है जी माइनस ए होगा। ये सारी चीजें मैं आपको कह रहा हूं, ये डीपीपी के थ्रू समझोगे। जब तक आप युद्ध के मैदान में उतरोगे नहीं ना, तब तक आपको हुनर कभी भी नहीं आएगा। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो बंदा हार के ना सीखता हो। कोई बंदा मान लो हॉर्स राइडिंग सीख रहा है, घुड़सवारी सीख रहा है, कई बार गिरा होगा। इवन तुम चलना भी सीखे होगे ना, तो बहुत बार गिरे होगे, फिर चलना सीखोगे। तो इनकी न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान देना अपने को, ये सारे फॉर्मूले पढ़ने के बाद। अब हमारे को पता चलना चाहिए कि जो प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है, और ये ऑलवेज क्या होता है, कंप्रेसिव नेचर का होता है। कंप्रेसिव नेचर मतलब हमेशा ये प्रेस करता है, दबाव होता है इसका हिंदी मतलब, तो ये दबाता है हर चीज को। अगर मैं कह दूं यहां से देखा दे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर लगा रहा है। हर एक चीज को सिखाने को मिल रही है, सीखने के लिए आपको मिल रही है। 10⁵ जो पास्कल है, एटमॉस्फेयर जो है वो हर एक बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाता है। अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो फोर्स आ जाएगा। ये मैंने एरिया ले लिया। मान लो एक आम आदमी है, उसका जो सिर होता है, उसकी जो सिर की जो रेडियस होती है वो हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर अप्रोक्स इतना हो गया, तो सिर की जो गोलाई है वो इतनी बन गई। अब इस पे हमने मान लिया कि प्रेशर लग रहा है 10⁵। एरिया निकाल लेंगे, रेडियस है तो πr² करके, तो फोर्स इतने न्यूटन आता है। अगर मैं फोर्स को mg के इक्वल रखूं, जी इसमें से काट दूं, तो 314 किलोग्राम, मतलब कि ऐसा होता है जैसे कि एक एलिफेंट ने, एक हाथी ने क्या कर रखा हो, सिर के ऊपर बैठा हो, ऐसा हर बंदे के ऊपर प्रेशर होता है। आपको क्या लगता है कि मतलब जो हमारी जो रूम है, इसकी वजह से एयर निकलेगी तो क्या हो जाएगा? अगर एयर निकल गई ना बच्चों, यूं समझ लो चारों दिशाओं से एकदम से दीवारें आपस में चिपक, हम जो है बचेंगे ही नहीं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप क्या करते हो, कोई बैलून है या बोतल है, बोतल में से एयर को बाहर सक कर लेते हो, बाहर खींच लेते हो, तो बोतल पिचक जाती है। क्यों पिचक? क्योंकि बाहर की जो उसके अंदर एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है, प्रेस कर देता है उसको। तो अपने को यहां तक समझ आ गया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत गजब की चीज है। इंसान की जो बॉडी बनाई है ना भगवान ने, वो उससे भी गजब बनाई है। हमारा हार्ट जो पंप करता है वो 2 एटमॉस्फेरिक इक्विवेलेंट प्रेशर बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी नसें वगैरह होती है, हमको फील नहीं होता कि हमें कोई दबा रहा है, हम उससे ज्यादा प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता है बच्चों, एक पैराडॉक्स होता है विचित्रता। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब लिक्विड, स्टैटिक मतलब रुका हो। जब कोई लिक्विड रुका होता है ना, तो वो जितना प्रेशर अपने बॉटम पे लगा रहा होता है वो ओनली हाइट पे डिपेंड करता है, शेप और एरिया पे डिपेंड नहीं करता कि बॉटम का एरिया कितना है, शेप कितनी है। इस तरह की विचित्रता को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब बच्चों हम प्रेशर के बारे में ऐसा यूनिट जानते हैं, पास्कल होती है, या इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा जी, सीजीएस यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल। इतना प्रेशर 760 mm ऑफ Hg को उठा सकता है। मतलब कि यूं लगा लो कि एक मरकरी की ट्यूब के अंदर मरकरी है, इसमें मरकरी भर दी और यहां से इतना प्रेशर लगा दिया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो 76 सेंटीमीटर कह लो, या कह लो सेंटीमीटर को आप mm में चेंज करोगे, 760 mm को मरकरी को उठा सकता है।
1 mm ऑफ मरकरी को बोलते हैं अपन 1 टोर। तो 76 mm ऑफ Hg क्या बनकर 76 टोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है ना, मैंने कहा कि जो प्रेशर है वो ओनली हाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी हाइट सेम है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रेशर सेम होगा। मैंने इसका एग्जांपल यहां भी दे रखा है। मान लो कि एक दो मटके हैं, एक है ए एक है बी। इसके अंदर मैंने एक ट्यूब ले ली, उसको ऐसे घुमा के रख दिया, जैसे मान लो सिर के ऊपर बालों का ऐसे घुमा 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 के रखते जाते हैं। उस ट्यूब में पानी भर दिया, मान लो 1000 लीटर आ गया और उसकी हाइट नहीं बनाई, लेकिन एक मैंने आधा लीटर पानी भरा, पतली सी पाइप पर, हाइट ज्यादा है, तो हम कहेंगे ये ज्यादा प्रेशर, इसके बॉटम पे ज्यादा प्रेशर होगा। तो प्रेशर हमेशा किससे होता है? हाइट से होता है, ना कि अंदर कितना उसमें कंटेंट भरा उससे नहीं होता, या एरिया या शेप पे भी डिपेंड नहीं करता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज डेंसिटी। बच्चों इस पे क्या है कि डायरेक्ट आपके फॉर्मुला वाइज क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बहुत बेसिक सी बातें। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये एक बार में समझने से होंगे नहीं, इसको 2 या 3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इसको लिख लिख के देखना पड़ेगा, इसको फिर रीराइट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इजी लगने लगेंगे और फिर आप सेल्फ मोड पे चले जाओगे। अब बच्चों मतलब कि ये पॉइंट जो स्ट्रेंथ आपको देंगे। अब बता रहे हैं हम डेंसिटी की बात। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास होता है हमारे पास किलोग्राम में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं सीजीएस में। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी लिखा होता है, कहीं सीसी लिखा हो तो परेशान नहीं होना। आगे बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब कि 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? कोई ऐसा टैंक जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेड्थ भी 1 मीटर हो और हाइट भी क्या हो या विड्थ भी क्या हो 1 मीटर। मतलब पानी की टैंकी है छत के ऊपर, सारी साइड 1 मीटर हो ना, तो उसमें 1000 किलो पानी आ सकता है, इसका मतलब ये। एयर की डेंसिटी 1.3 किलोग्राम होती है। उसी 1000 लीटर जो 1 मीटर सारी साइड वाली डायमेंशन वाली जो पानी की टैंक था उसमें एयर भरी होगी तो वो 1.3 किलो, लगभग 1.5 किलो एयर भरी होती है। अगर मैं कह दूं मरकरी भर दे उसी टैंक के अंदर तो वो पानी से 13.6 गुना ज्यादा होती है। तो मरकरी की डेंसिटी याद रखना, ऐसे याद कर देना 13.6 10 की पावर 3 को, कि वाटर की डेंसिटी का 13.6 टाइम। आइस की डेंसिटी भी याद कर लेना 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये 1000 है और आइस क्या है थोड़ी हल्की होती है। तभी आपने बर्फ का डोने को आप घोलते होगे, जब भी उसके अंदर डाल देते हो पानी के अंदर, तो बर्फ ऊपर ऊपर रहती है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है कम। ऐसा होता है इसके स्ट्रक्चर की वजह से। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि जिसके कारण दूर दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स वाटर के, जिसके कारण डेंसिटी क्या होती है कम हो जाती है। सीजीएस सिस्टम में वाटर की डेंसिटी हमेशा याद रखना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस सिस्टम में क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते बच्चों, ये डेंसिटी के कुछ रिलेशंस हैं, जहां तक 1 से लेकर 5 रिलेशन का जो प्रूफ है वो मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर करवा रखा है। तो आप एक बार पहले डायरेक्ट फार्मूला समझ लीजिए। सबसे पहला फार्मूला हमारे पास आता है डेंसिटी। अगर हम देखें सबसे पहले तो ये बात कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है बॉडी से। मैं बॉडी का क्या एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो ये एक बॉडी, अगर मैं कह दूं ये बॉडी है, सब्सटेंस तो ये वाली चीज जिसका ये बना हुआ है, ये पूरी बॉडी है, ये ज्यादा जगह घेर रही है। अगर मैं इसको मेल्ट कर दूं, इसको मैं पूरा स्क्वीज कर दूं, निचोड़ दूं, तो ये क्या करेगी बहुत कम स्पेस के अंदर आ जाएगी। तो जो सब्सटेंस एक्चुअली बचता है ना वो तो ज्यादा भारी होता है। बॉडी का इसी से इससे भी छोटी चीज बना सकते हैं, बड़ी चीज बना सकते हैं। तो बॉडी की डेंसिटी क्या है कम होती है या इक्वल हो सकती है सब्सटेंस की डेंसिटी से। इसके बाद हमारे पास बात आती है, अगर दो अलग अलग लिक्विड मिक्स हो रहे हैं जिनका मास सेम है पर डेंसिटी अलग है। पहले तो बच्चों कह दूं इसमें होगा क्या। देखो अगर मैं कह दूं ना जिनका मास सेम है और डेंसिटी अलग है, जो लिक्विड हल्का होगा ना वो ज्यादा ऊपर तक भरा होगा और जो भारी होगा वो कम तक भरा होगा। कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जैसे कि मान लो एक में कॉटन भरी एक में लोहा भरा है, दोनों 1-1 किलो है, मास सेम ले लिया, जो कॉटन है वो ऊपर तक भरी होगी, जो इसके अंदर आयरन भरा होगा वो थोड़ा सा भरा होगा। अगर ऐसे ही मैं कहूं दो लिक्विड को मिक्स कर इनकी डेंसिटी तो अलग अलग है पर मास सेम है, तो जो नई डेंसिटी आती है उनका हार्मोनिक मीन आती है। हार्मोनिक मीन क्या होती है, जैसे दो चीजों को मिक्स किया है तो 2 into ρ1 √ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, तीन चीजों को मिक्स करते 3 into ρ1 ρ2 ρ3 अपॉन में ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3, ऐसे 4 होती है, 4 तक चलती रहती। तो अभी अपने को ये आ गया हार्मोनिक मीन, अभी जस्ट अगले पेज के ऊपर इसका प्रूफ करेंगे। तब आता है अगर वॉल्यूम सेम और डेंसिटी अलग अलग है, मतलब कि एक हमने एक जो है यहाँ पर वैसल एक भर लिया कोई एक हैवी चीज का लेट मरकरी का, और एक में कोई हल्की चीज ले ली, मतलब कैरोसिन वाली पानी ले लिया, इन दोनों को मिक्स करेंगे, एक एक गिलास दोनों का भरा है, मतलब वॉल्यूम सेम है आपकी बारी, तो जो नेट डेंसिटी है इन दोनों का एवरेज आ जाएगा, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। एवरेज को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो आप ध्यान रखना वॉल्यूम सेम है तो अर्थमेटिक मीन लेना है, मास सेम है डेंसिटी अलग अलग है तो नए सब्सटेंस की डेंसिटी हार्मोनिक मीन आएगा। इसका प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ने से जो है डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्म डेंसिटी होती है क्या है मास अपॉन वॉल्यूम।
अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, कोई चीज एक्सपैंड होती है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। तो विद राइज इन टेम्परेचर के लिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया, इसका जस्ट प्रूफ अभी करेंगे। प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ने से ना कोई चीज दबी जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये फार्मूले से जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी, वो तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, फिर वो बड़ा कंसेप्ट बना के वो डीपीपी वगैरह में होगा, उसमें भी आप सीख सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूं रिलेटिव डेंसिटी होता क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं। किसी भी चीज की आप डेंसिटी कह दें, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, मतलब उसकी खुद की डेंसिटी कितनी थी, उसको डिवाइड किससे कर दो, डेंसिटी ऑफ वाटर से। अगर मैं आपको कह दूं बच्चों, इसके अंदर मैं वॉल्यूम और जी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं एक बार यहां पे एक एग्जांपल बना रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझो। ये मैंने कोई एक वेसल ले लिया, इसमें लिक्विड है, कुछ भी मान लो, वाटर मान लेते हैं। एक चीज को मैंने इसके अंदर इमर्ज कर दिया, इसकी वॉल्यूम थी वी। इसने क्या किया, वी लिक्विड, वी ही वाटर को हटा दिया, अंदर जो वाटर था उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस वाटर भी क्या होगा, इसमें वी, और इसकी वॉल्यूम भी क्या है, वी। मैंने ऊपर वी से और जी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी वी से और जी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, इतनी चीज बन गई मास, इतनी चीज बन गई हमारे पास जी। मास इंटू जी को बोलते हैं वेट। तो ये आ गया वेट ऑफ सब्सटेंस, नीचे वाला क्या आ जाएगा, सही, क्योंकि डेंसिटी वाटर के तो वेट ऑफ वाटर। पर ये वाटर सारे का आया या जितना ये पानी हटा था, क्योंकि इस बॉडी ने अपनी जगह घेर ली होगी, अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, वाटर को डिस्प्लेस कर दिया होगा। तो ये जो वो वेट आया, वाटर डिस्प्लेस का आया। अब जितना भी वाटर डिस्प्लेस होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उस पर क्या लगता है, अप थ्रस्ट, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, तो ये यू आ गया। अब थ्रस्ट का मतलब होता है कोई चीज कितनी हल्की होगी, मान लो कि कोई, जैसे आप पानी के अंदर कोई चीज को डुबोते हैं, वो हल्की हो जाती है, तो हम कहते हैं अब थ्रस्ट लगा है। तो जितना आप थ्रस्ट लगता है, हम कहते हैं बॉडी का उतना वेट लॉस हो गया। तो वेट लॉस को हम क्या बोल सकते हैं, एयर में कितना था और अब वाटर में कितना है। मान लो पहले 10 था, अब 8 हो गया, तो हम कहेंगे 2 का लॉस हुआ। तो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ वेट। तो ये सारे जो है रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी, दो लिक्विड की अलग 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 निकालनी हो, जैसे कि सॉरी, किसी लिक्विड की निकालनी है, तो ठीक किसी एक सॉलिड बॉडी की, तो उस लिक्विड की डेंसिटी को डिवाइड करना होगा डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब इसका फॉर्मूला ये भी आता है, इसको आप ध्यान से समझो। इसके लिए मैंने दो अलग अलग कंटेनर ले लिए। अब एक में तो था कोई भी हमारे पास वाटर और दूसरे में था कोई एक लिक्विड। इसकी वॉल्यूम मैंने वी इमर्ज करी, तो इसने जो हटाया होगा, लिक्विड हटाया होगा, वो भी वी हटाया होगा। चलो अब ऊपर नीचे वी और जी से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी वी, यहां भी वी, जी, यहां भी जी। ये क्या है, वॉल्यूम, वेट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ है, इस बॉडी ने कितना वॉल्यूम हटाया, इनटू में डेंसिटी इंटू में जी। ये चीज बन गई मास, मास इंटू जी होता है वेट। और यही वेट कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, कोई भी लिक्विड डिस्प्लेस होता है तो वो अप थ्रस्ट लगाता है, तो ये आ गया अप थ्रस्ट बाय द लिक्विड। किसी बॉडी पे लिक्विड के अंदर कितना अप थ्रस्ट लग रहा है। ये भी आ गया वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस को हम बोलेंगे अप थ्रस्ट इन द वाटर। और अब अप थ्रस्ट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अब तक, ये लॉस ऑफ वेट होता है, मतलब वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ये वाटर का केस था तो अपन ने वाटर ले लिया, इसमें जैसे लिक्विड है तो बस यहाँ पे WL आ जाएगा या WW आ जाएगा। तो हमारे पास 7 फॉर्मूले तक हो गए। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का जो है आपको, सॉरी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का, इसकी मैं आपको डेरिवेशन करा देता हूं। देखिए तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट वाले के ऊपर। हमको कह रखा था कि दो बॉडीज का जो मास है अगर वो इक्वल है, मास इक्वल दे रखा है अपने को, और कह रखा है कि इनको हम मिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा डेंसिटी अलग अलग है और मास इक्वल है, तो दो कंटेनर के अंदर जो है कभी भी वॉल्यूम सेम नहीं हो सकती, क्योंकि देखो एक चीज भारी एक हल्की है, दोनों लेनी 1-1 किलो है, तो एक थोड़ी आएगी और एक ज्यादा आएगी, जो भारी है वो कम आएगी। तो वॉल्यूम इक्वल नहीं हो सकती, मास तो इक्वल हो सकता है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहां से निकालोगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बन जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने दो चीजों को इनको मिक्स कर दिया, एक नई चीज बना दी, मान लो ये। अब जो नई चीज है उसकी डेंसिटी क्या होगी, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम होती है तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। अब टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें पता है कि अब इसकी कुछ लगती इसकी लगती, तो V1 V2 को हमने इस फॉर्मूले से M1 बाय रो 1 और M2 बाय रो 2 लिख लिया। मास अब सेम है तो अपन क्या करते हैं, ऊपर MM लिख के इधर भी MM लिख के कट कर पाएंगे। तो ऊपर देखो M और M 2M बन गया,
नीचे m और m कॉमन आ गया, फिर ये m से m कट जाएगा, ये वाली चीज का एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, इसी को बोलते हैं अपन हार्मोनिक मीन। ऐसे ये तीन अलग अलग होते तो ऊपर तीन आ जाता, चार चीजों को मिक्स करते तो चार चीज आती। तो आपको ध्यान रखना है, आगे से दो सेम मास वाली बॉडी को कभी भी हम इंटरमिक्स करते हैं तो जो नई डेंसिटी आती है वो क्या आती है, हार्मोनिक मीन। आगे बढ़ते बच्चों, ये था अगर वॉल्यूम सेम है, मान लो कि अब की बार वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी अलग है, सेम चीजें भरी हुई है, साइज सेम मानना इनका। तो बच्चों एक में भारी एक में हल्की है, दोनों डिब्बे भरे हुए हैं, तो भारी वाले डिब्बे का मास क्या होगा, ज्यादा, जिसमें चीज भारी थी, और जिसमें हल्का सब्सटेंस भरा हुआ उसका क्या होगा, मास कम। अब की बारी मास को हम चेंज करेंगे, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम थी, यहां से मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने m1 को भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख लिया, m2 को भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम शुरू से मान के चल रहे हैं कि दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो यहां से v और v कॉमन आ जाएगा और ये v और v 2v बन जाएगा, इस v से ये v कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास ये v से v कैंसिल हो जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज या अर्थमेटिक मीन। अब देखते हैं राइज इन टेम्परेचर का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, विद राइज इन प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अपने को ये पता है कि अगर हम रेशियो ले ले, डेंसिटी पहले कितनी थी और बाद में कितनी होगी, तो बनेगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फाइनली अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनिशियली। तो हमने पहले फाइनल देख लिया और शुरू में इनिशियल देख लिया। बच्चों कोई भी चीज का मास कभी चेंज नहीं होता, मास तो मैटर को बोलते हैं, तो मास कभी भी चेंज नहीं हो, गर्म करने से प्रेशर मास तो उतना रहेगा। तो ये मास से मास तो कट गया, ये वी नोट ऊपर आ गया, ये वी नोट था इनिशियल वॉल्यूम, ये है फाइनल वॉल्यूम, ये वी नोट ऊपर आ गया। फाइनल वॉल्यूम होगी क्या, इनिशियल कितनी थी प्लस में चेंज कितना हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से कोई चीज फैली होगी, बड़ी हुई होगी। अब हमें पता है चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला होता है गामा वी डेल्टा टी, ये थर्मल प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में आता है। जैसे चेंज इन लेंथ का क्या था, अल्फा एल डेल्टा टी, चेंज इन एरिया का था बीटा ए डेल्टा टी, वॉल्यूम का क्या था, गामा वी डेल्टा टी। अब हमने ये वाली वैल्यू जो है एज इट इज डेल्टा वी के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये सब आ जाएगा। अब वी नोट कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बच्चों इन दोनों की जो रेशियो है इतनी आ गई, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये आ गया। जब भी है ना पावर ऊट पटांग सी आ जाए, कुछ भी मतलब 2 या 3 ना है जो आपको आती है, और 1 प्लस समथिंग की हो, तो इसको सीधा नीचे ले आया करो, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये बहुत छोटा होना चाहिए, और अल्फा में पता है बहुत छोटा, गामा बहुत छोटा होता है, ये इसके लिए गामा वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो -1 नीचे आ जाएगा, तो यहां से जो नई डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये याद रखना है टेम्परेचर चेंज के साथ। अब ये होता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये पता हो तो नई डेंसिटी हम बता सकते हैं। अब बताते हैं प्रेशर पे, ये तो स्ट्रेस स्ट्रेन वाली यूनिट पता होनी चाहिए, बल्क मैटर से उसका आपको समझ आएगा। बच्चों इसमें भी हमने क्या किया, दो डेंसिटी की रेशियो ले ली, डेंसिटी फिर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास से मास कट जाएगा, वी नोट ऊपर आ जाएगा। अब देखो नई वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगी, पुराने वाली में से कुछ कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर मतलब दबाव बढ़ाना, हमने पढ़ा भी था, तो प्रेशर कैसे नेचर का होता है, कंप्रेसिव नेचर का, तो कंप्रेसिव नेचर के कारण वॉल्यूम कम होगी। अच्छा जी, जितनी वॉल्यूम कम हुई है हमको ये फार्मूला पता है, क्या देखो, बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस एक तरह का प्रेशर है क्योंकि ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, नीचे स्ट्रेन करते हैं चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऊपर आ गया। यहां से आप चेंज इन वॉल्यूम निकाल के देखो तो क्या होगा, डेल्टा वी जो है ना, डेल्टा वी जो है ये ऊपर आ जाएगा, और ये बी जो है बल्क मॉडुलस नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया पी वी नोट बाई बी, वो मैंने यहां पुट कर दिया। अब इसमें वी नोट कॉमन ले लिया, फिर ये आ गया, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे पावर -1, बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे, -1 नीचे आ जाएगा। तो क्योंकि इसकी पावर ऊपर जाके बनेगी -1, ऊपर जाके वो -1 नीचे आके इसको प्लस बना देगा, तो ये आ गया हमारे पास चेंज इन डेंसिटी विद द प्रेशर। होप तो आपको यहां तक समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बच्चों बताने की अपने को मुझे अभी नीड नहीं है, क्योंकि 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उसमें शॉर्ट में आपको बताऊंगा ये कहता था। दो इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। एक तो किसी भी एक लिक्विड जो रेस्ट पे हो और ग्रेविटी को इग्नोर कर दे तो प्रेशर एवरी पॉइंट पे सेम होता है। इफ वी इग्नोर द ग्रेविटी एंड लिक्विड इज एट रेस्ट या इन इक्विलिब्रियम, देन प्रेशर एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। दूसरा इसका था प्रेशर एट अप्लाइड एनीवेयर, सॉरी इफ ए लिक्विड इज एनक्लोज्ड इन ए वेसल, अगर कोई एक वेसल के अंदर जो है लिक्विड एनक्लोज है तो उससे क्या होगा, प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। इसकी 3 अलग अलग हमारे पास एप्लीकेशन थी, लिफ्ट, ब्रेक और प्रेशर। जो न्यूमेरिकल आएंगे वो लिफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं, मैं एक बार इसका फार्मूला बता देता हूं। लिफ्ट में आपने देखा था हमारे पास 2 सिलेंडर होते थे, एक सिलेंडर तो होता था वो तो होता था एकदम से बड़े वाला, और एक होता छोटे वाला।
तो इसमें ये फॉर्मूला लगाते थे P1 इज इक्वल टू P2 कि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर जहां लगाएंगे उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया, इसको भी फोर्स अपॉन एरिया लिखते थे। इस तरह से न्यूमेरिकल हम सोल्व कर सकते हैं इसमें। फिर आता है बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है कोई भी बॉडी है ना, जब भी लिक्विड के अंदर चाहे तो फुली इमर्ज हो या हाफ इमर्ज हो, दोनों ही केस में लिक्विड जो है या फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का फार्मूला होता है ये। अपथ्रस्ट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल होता है। और वेट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। इसमें डेंसिटी जो है वो किसकी है, ये जो लिक्विड है उसकी। वॉल्यूम किसकी है, बॉडी की। आप कहोगे सर डेंसिटी तो हम ले रहे हैं बॉडी की और वॉल्यूम ले रहे हैं लिक्विड की, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जितनी बॉडी होती है ना वो पानी में डूब जाए। मान लो कि मैं कह दूं मेरा ये एक फोन है, ये बॉक्स है, ये मान लो वाटर के अंदर इमर्ज हो गया, तो ये कितना लिक्विड हटाएगा वो देख, जितनी सी खुद की वॉल्यूम है। तभी हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी लेते हैं, क्योंकि जितनी वॉल्यूम खुद की होगी उतने तो हटा पाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज इन द फ्लूइड होती है। जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब बच्चों आप देखो इसके अंदर से, अब थ्रस्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब थ्रस्ट जो है वो किस किस पे डिपेंड नहीं करता, एक तो मास पे डिपेंड नहीं करता। किस चीज के मास के ऊपर, मास साइज एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ना तो मास पे डिपेंड करता है, ना साइज पे डिपेंड करता है, ना उसकी शेप पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली वॉल्यूम पे। वॉल्यूम शेप कैसी भी हो उसकी, लेकिन वॉल्यूम जो है ना वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान लो इस बॉडी का आप ऐसे ही मर्ज करें या ऐसे ही मर्ज करें, ऐसे ही मर्ज करें, कैसे बड़ी तोड़ फोड़ के जितनी वॉल्यूम में हटा सकता है उस पर डिपेंड करता है अब थ्रस्ट जो है। तो मास पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता और डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास है ना दो अलग अलग बॉल्स है। एक बॉल मान लो हमारे पास दो अलग अलग क्यूब है, एक को तो मैंने भर रखा है एकदम रेता से भर रखा है, तो दूसरा क्यूब है वो खाली है। इन दोनों क्यूब को मैं क्या कर रहा हूं, पानी में डुबो रहा हूं। तो दोनों पे जो अब थ्रस्ट लगेगा सेम लगेगा, क्योंकि दोनों सेम वाटर को डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। मास भले इसका ज्यादा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये वैसे मैंने बता भी रखा है कि अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो डूब जाएगी, अगर बॉडी की डेंसिटी कम होगी लिक्विड से तो वो तैरती रहेगी। इक्वल होगी तो बॉडी पूरे मुंह तक डूब जाएगी, मतलब सरफेस जैसे कि मान लो कोई लिक्विड में डालेंगे तो यहां तक पूरी डूब जाएगी। अगर ये भारी होगी डेंसिटी ज्यादा तो ये सिंक कर जाएगी, अगर इसकी डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करती रहेगी, और अगर इक्वल है तो पूरी अप टू द अपर फेस तक सबमर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अब थ्रस्ट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लूइड पे, क्योंकि देखो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तभी तो देखो वो डेड सी का कंसेप्ट आया था। मान लो कि है ना कोई एक चीज अगर डूब जाती है, मान लो एक बॉल है वो डूब रही है किसी भी एक वाटर के अंदर, आप नमक बोल दो उसमें, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो थ्रस्ट क्या हो जाएगा, उस पर बढ़ जाएगा। तो ये नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। अच्छा, मोर इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मोर इज द अपथ्रस्ट। अभी मैंने एग्जांपल दिया डेंसिटी बढ़ेगी तो अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा। ये सीधे सीधे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आते हैं, जब भी मैं इनको बार बार बता रहा हूं। अब आते हैं एपरेंट वेट कितना होता है। एपरेंट वेट होता है मतलब किसी चीज को पानी में डालते हैं ना वो हल्की जाती है। कितना होता है देखो, वेट एयर में कितना था माइनस वेट वाटर में कितना है, या किसी भी एक लिक्विड में कितना है। तो वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। वेट होता क्या है, मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मास को हम क्या बोल सकते हैं, वेट होता है mg, सॉरी ये होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब देखो इसके अंदर भी जी, इसमें भी जी आएगा, कॉमन आ जाएगा। जितनी वॉल्यूम बॉडी की होगी उतना ही वो लिक्विड को हटा पाएगी, तो वॉल्यूम भी कॉमन आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बच जाएगा, बस जो बॉडी की, ये थोड़ा सा एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। किसी चीज का एपरेंट वेट कितना होगा, वेट इन एयर माइनस वेट इन फ्लूइड या फिर लिक्विड कह दो, फ्लूइड भी कह सकते थे। वेट होता क्या है, डेंसिटी वॉल्यूम जी। अब जितना लिक्विड के अंदर एक मिनट रखो बच्चों, एपरेंट वेट होगा वेट ऑफ बॉडी इन एयर, चीज ठीक है, बस बताने में थोड़ा गलत हो गया, माइनस अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, क्योंकि जितना मान लो पहले वो 10 था उस पर अब थ्रस्ट लग गया 2, तो अब वेट कितना हो गया 8।
तो ये अपथ्रस्ट होता है। तो अपथ्रस्ट का फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। चलिए अब हम देखते हैं वेट का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी वॉल्यूम जी। ऐसे ही वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ उसका क्या होगा? डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जी। वॉल्यूम मैंने सेम क्यों लिया? क्योंकि जितनी बॉडी की वॉल्यूम होगी उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी। अब इसमें से इसको माइनस करना है। ये तो मैंने ले लिया वेट ऑफ द बॉडी इन द एयर, माइनस में ये मैंने ले लिया अपथ्रस्ट। अब इसमें से V और G कॉमन आ गया तो ये हमारे पास फॉर्मूला बच गया। अगर मैं यहां से कहूं इसी फॉर्मूले को मैं रीशफल करके लिखना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा, यहां से इसको रब कर देते हैं। अगर पूरी इक्वेशन को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसको भी डेंसिटी से मल्टीप्लाई, अंदर इसको अलग इसको अलग, ये बन जाएगा 1। वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी होता है मास, और मास इंटू जी बन जाएगा वेट। तो किसी बॉडी का वेट हमें पता हो, हमें फ्लूइड की डेंसिटी पता हो, हमें उस बॉडी की डेंसिटी पता हो, तो एपरेंट वेट का ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे तो ये आपको डायरेक्ट भी याद होने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस क्या होता है बच्चों? ये निकालना हो तो हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस निकालना हो तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। ये होगा क्या? वेट इन वाटर, वेट इन एयर माइनस वेट इन फ्लूइड। ये अपथ्रस्ट आ जाएगा। मान लो कोई चीज पहले 10 थी, अब 8 होगी फ्लूइड के अंदर, तो अपथ्रस्ट तो 2 ही लगा। अब इस मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखो, और डेंसिटी किसकी? डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड ही जो है या फ्लूइड जो है वही लगाता है अपथ्रस्ट। तो अपन ने इसको लिखा डेंसिटी वॉल्यूम जी, ये आ गया WA माइनस WF। तो यहां से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ये सिग्मा और जी को नीचे ले जाए तो यहां पे आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। आगे बढ़ते बच्चों, ये मैंने फ्लोट वाला और ये सारी चीज बता दी। अगर डेंसिटी बॉडी की ज्यादा है और फ्लूइड की कम है तो सिंक होगा, और अगर बॉडी की डेंसिटी कम है और फ्लूइड की ज्यादा तो फ्लोट होगा। अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल है तो ये थर्ड केस दिखा दिया, बॉडी विल सिंक अप टू द अपर सरफेस देन फ्लोट। अपर सरफेस तक तो बॉडी सिंक कर जाएगी और फिर फ्लोट करती रहेगी। नेक्स्ट हम बढ़ते बच्चों आगे देखते हैं। ये अपरेंट वेट वाला मैंने है ना थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया, तो यहाँ पे करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी हम वहां पे कर चुके हैं। फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको दोबारा से रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास, बच्चों देखो जब भी है ना कोई बॉडी को हम क्या करते हैं इस तरह से हवा में ऐसे रख देते हैं, तो इसका ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है? अब देखो जो अपथ्रस्ट है वो बॉडी के इस पॉइंट पे नहीं लगा हुआ, बॉडी आधी डूबी हुई है तो इसके सेंटर पे अपथ्रस्ट लगता होता है हमेशा। जैसे कि मान लो कि मैं कह दूं ये कोई एक हमारे पास बॉडी को इमर्ज कर, ये डूबी ही इतना थी, इधर तक डूबी है, तो नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, इसके सेंटर के ऊपर वाटर फोर्स लगाता है। तो ये आपको एक नई टर्म पता चली, सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी में से एक लाइन पास कर रही होती है एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से। जैसे मान लो इसको थोड़ा टेढ़ा कर देता हूं, तो इस टाइम पे ये तो बन गया हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये हमारे पास बन गया था सेंटर ऑफ बॉयंसी जिसके बाद पहले था। ये दोनों एक्सिस एक लाइन पे कट करती है, इसको बोलते हैं मेटा सेंटर। क्या बोलते हैं? मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या होता है? जब जो बॉडी है उसको स्लाइटली टिल्ट करो। आपने देखा कई बार क्या होता है, किसी बॉडी को आप पानी में डुबो दो तो वो क्या करती है, थोड़ा डुबोते ही अंदर ही चली जाती है, और कई बार क्या आप डुबोते हो फिर वापिस आ जाती है, फिर डुबाते हो पंचिंग बैग की तरह मुक्का मारते हैं फिर वापिस आ जाता है। तो कभी भी है ना, अगर जो मेटा सेंटर होगा वो बॉडी के ऊपर होगा तो वापिस आ जाएगी, और मेटा सेंटर जो है बॉडी के नीचे होगा तो क्या हो जाएगी, वो बॉडी क्या होगी, डूब जाएगी। ये मैंने लिख दिया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? तो मेटा सेंटर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और मेटा सेंटर मैंने आपको बता दिया क्या, बॉयंसी वाली जो एक्सिस है, यहां मैं पढ़ के बता देता हूं। When a body is slightly tilted in a fluid, then the point where two vertical line passing through center of buoyancy and final center of buoyancy intersect, जो हमारे पास पासिंग थ्रो इनिशियल सेंटर ऑफ जो इनिशियल सेंटर ऑफ buoyancy वाली लाइन थी और जो फाइनल buoyancy वाली लाइन है, उस लाइन को जो इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं अपन मेटा सेंटर। मैं शायद पहले कहा गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन, वो थोड़ा करेक्ट कर लेना,
जो इनिशियल सेंटर ऑफ बॉयंसी और फाइनल सेंटर ऑफ बॉयंसी वाली लाइन कट करती है, जहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं मेटा सेंटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेटा सेंटर ऊपर होगा नीचे होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, देखो क्या कि बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ आइस वाले क्वेश्चन, ये ध्यान से समझ लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं। अगर कैंडल को बर्न करेंगे, वो हर एक सेकंड में x सेंटीमीटर बर्न होती जा रही है बच्चों। अब ये देखो थोड़ा सा मेल्ट होएगी, इसकी जो मोमबत्ती है की मोम है वो नीचे गिर जाएगी, उसको मान लो वो तो अलग हो जाएगी। अब ये कैंडल ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ये अपने से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। देखो, देन आफ्टर 1 सेकेंड इट्स लेंथ विल डिक्रीज x by 2 बिलो फ्रॉम टॉप एंड डिक्रीज x by 2 फ्रॉम द अबव। ऐसा कभी भी हो जाए ना, ये x सेंटीमीटर बर्न हो चुकी। अब देखो इसका वेट कम हो गया, वेट कम हो गया तो हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर भी तो आएगी ना। तो हम देखेंगे ओवरऑल है ना, आधा सेंटीमीटर नीचे आएगी, आधा ऊपर चली जाएगी। जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी ना, देखो जैसे पानी में ये डुबो रखा है मैंने, ये सेंटर पे बिल्कुल फिक्स पड़ा है। अगर मैं ऊपर से 1 सेंटीमीटर कट कर दूं तो इतना ऊपर थोड़ी रहेगा, ये नीचे से ऊपर भी तो आ जाएगा, तो आधा सेंटीमीटर आधा नीचे। तो ये कह रहे हैं अगर x सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर कैंडल बर्न हो रही है ना, तो x by 2 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे आ जाएगा, x by 2 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर जा रही होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब वो कह रहे हैं कि अगर है ना, ये हमने ले लिया बाउल, इस बाउल के अंदर मैंने क्या कर दिया, आइस क्यूब डाल दिया, आइस मेल्ट होती जाएगी। वो पूछ रहे हैं कि वाटर का लेवल जो है वो अप होगा डाउन होगा क्या होगा, वो देखते हैं बच्चों। जो वेट ऑफ आइस है, जो इस आइस का वेट था, उसने क्या किया होगा, वेट ऑफ उस वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, तभी ये पानी में तैर रहे, क्योंकि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या बोलता है, अप थ्रस्ट। इस पर जितना ऊपर फोर्स लग रहा है, जितना इसका टोटल वेट है वो इक्वल होंगे, तभी क्या होगा, जो आइस है वो फ्लोट कर पाएगी। तो वेट ऑफ आइस मेल्ट कितना हो जाएगा, जितना सारा मान लो कि सारा सारा वेट जो है ये मेल्ट हो गया, पूरी आइस खत्म होगी। जब वेट जो है इसका मेल्ट हो जाएगा तो हमने मान लिया, क्योंकि ये मेल्ट होने के बाद पानी बनेगा, पानी बनेगा तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्ट, कितना मेल्ट हो चुकी, आधा, जितना भी हम मान सकते हैं वो मान लें, इनटू में जी। अब देखो डेंसिटी से ये डेंसिटी कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो जितना वॉल्यूम इसका चेंज हुआ है ना बच्चों, उतना ही क्या होगा, वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। तो हमको क्या समझ में आया, जितना आइस मेल्ट होगी, जितना वॉल्यूम, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर क्यूब मेल्ट होगी, तो इसमें जो पानी जो बना होगा वो भी कितना हुआ होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब भी बना होगा। तो कहने का मतलब है, जब भी है ना आइस मेल्ट होगी तो ना तो लिक्विड का लेवल रेज होगा ना ही राइज होगा, उतना ही पड़ा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रीमलाइन पाथ क्या होता है, लैमिनर फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रीमलाइन फ्लो को बोलते हैं बच्चों, जब है ना सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं और सेम वेलोसिटी से, प्रीसीडेसर, प्रीसीडेसर बोला था पीछे वाले। जैसे मान लो किसी घर में 3 भाई बहन रहते हैं, एक बच्चे ने 8वीं करी, 10वीं करी, 12th करी, 8th करी, 10th करी, 12th करी, तो क्या हो रहा है, हर बच्चे के मार्क्स जो है ना 8th में उतने आते हैं, फिर 10th में भी उतने आते हैं, 12th में भी उतने आते हैं। तो हम कहेंगे सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, और किसी भी पॉइंट के लेकर तीनों की वेलोसिटी भी क्या होती है, सेम। तो हम बोलते हैं इस एक लाइन को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ऐसी बहुत सारी लाइन मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्वेश्चन देखो कैसा आता है, स्ट्रीम लाइन पे हम टेंजेंट लेंगे तो अपने को डायरेक्शन देगा फ्लो की दैट पॉइंट, इस पे टेंजेंट लेंगे पता चल जाएगा कि जो लिक्विड का फ्लो है कहां हो रहा है। वो कह रहे हैं जहां पे क्राउडनेस ज्यादा होगी, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रीम लाइन क्राउडेड है तो वहां क्या होगा, जहां पे क्राउडनेस ज्यादा होगी वहां पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, ज्यादा होगी। ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन, मोर इज द वेलोसिटी, मतलब यहां वेलोसिटी ज्यादा है, यहां देखो मैंने एरो से दिखा रखा है, यहां वेलोसिटी क्या है, कम, यहां क्या है, ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, जब बच्चों लिक्विड है ना बहुत लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा हो, जैसे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ऐसे एक लेयर दूसरी लेयर चलती जा रही है, इस तरह के फ्लो को बोलते हैं लैमिनार फ्लो। और पानी झुंझुला के जाए जैसे ट्यूबवेल के अंदर होता है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। व्हेन वेलोसिटी इज स्मॉल एंड लिक्विड फ्लोज लेयर बाय लेयर, देन द फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो, अदरवाइज द फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, मान लो एक आपने इंक पॉट रख दी, इसके अंदर इस इंक पोर्ट से क्या हुआ, इंक जो है वो धीरे 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 स्लो 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 फ्लो करना स्टार्ट कर रही है। आपको इंक की लेयर जाती दिखाई देगी, जैसे आप एक घरों के बाहर है ना, अब तो नहीं होता, अब विलेजेस में होता है। पहले शहरों में क्या होता था, घरों के बाहर एक नाली सी बना रखी होती, इसमें पानी जाता था, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आप कोई कलर डाल दो तो वो आपको फ्लो करता दिखता था कलर, ऐसे आपको फ्लो करता दिखेगा। अब ये है टैप, टैप है, टूंटी है पानी की, टैप को ओपन कर दिया, फ्लो मान लो एकदम तेज हो गया, तो यहाँ पे ना ये अब जो है ये डाई जो इसके अंदर से जा रही कलर था वो दिखेगा नहीं, वो पूरा फैलने लग जाएगा, झुंझला जाएगा।
तो कभी भी स्पीड ज्यादा होती है ना, तो जो पानी झुंझला के जाता है टर्बुलेंस प्रोड्यूस करता है। टर्बुलेंस होता है एकदम से वापिस आना, जोरदार, जैसे गाड़ी में प्लेन में बैठते हैं तो प्लेन में एकदम से क्या वाइब्रेशन आती है, तो मतलब टर्बुलेंस आती है। तो फ्लो की स्पीड ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है अगर स्पीड ज्यादा हो तो अगर एक लेवल से वेलोसिटी कम है तो फ्लो क्या होगा, लैमिनार। एक लेवल से ज्यादा है तो फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट। तो बीच की वेलोसिटी को बोलता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल होता है बिल्कुल बीच की सिचुएशन, जैसे कहते हैं ना कोई पेशेंट है, कह रहे भाई बड़ा क्रिटिकल पड़ा है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, बच भी सकता है और मर भी सकता है, आईसीयू में। तो आईसीयू का मतलब क्या होता है कि इधर चला गया तो जिंदगी, इधर चला गया मौत है। ऐसे ही अगर फ्लो की वेलोसिटी इससे कम है तो क्रिटिकल, उस वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो टर्बुलेंट। ये हमारे पास होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब आता है रेनॉल्ड्स नंबर। ये वैसे तो देखो सिलेबस से कट हो चुका है, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह में यूज हो तो पहले भी डायरेक्ट फॉर्मूला था, अब भी आप याद कर सकते हैं, रो वी आर बाई ईटा। डेंसिटी पता हो, वेलोसिटी पता हो, आर पता हो, ईटा पता हो, तो हम क्या करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करते हैं। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 0 से 2000 के बीच में, 2000 के बीच में, तो फ्लो लैमिनार होता है, और 3000 से ऊपर टर्बुलेंट है। अब 2 से 3 के बीच में ट्रांजिशन फॉर्म में होता है, लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा होता है। फिर आता है हमारे पास बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये मैं कैसे समझाता हूं बच्चों को, जैसे एक पानी की पाइप होती है, आगे से हम दबा देते हैं तो आप देखना पानी की स्पीड बढ़ जाती है, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब किसी भी एक फ्लो के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो की जा सकती है। अब यहां पे देखो इसका ग्राफ भी कई बार आ जाता है, मैंने देखा कि सिंपल सी बात है, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी का कम, ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ग्राफ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट इज बर्नौलीज थ्योरम। क्या होती है बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि अगर है ना आइडियल फ्लूइड है, खास ध्यान रखना आइडियल फ्लूइड है, तो सेकंड पॉइंट अभी बताऊंगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर कई कई स्कूल्स में पर यूनिट मास के लिए भी करते हैं, इसकी डेरिवेशन आपको अलग से आनी चाहिए स्कूल लेवल तक के लिए, और अगर उसमें यूज करना है ऑब्जेक्टिव में तो सीधा सीधा पर यूनिट मास के लिए करोगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इसको आप पूरे को मास से डिवाइड करके देख लेना, मतलब वॉल्यूम से तो था ही, अब पहले आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना फिर मास से डिवाइड करना, ये इक्वेशन बन जाएगी। और अगर मैं कह दूं इस पूरी इक्वेशन को मैं जी से और डिवाइड कर दूं, मेरे पास ये बन जाता है ये वाली इक्वेशन, ये भी कांस्टेंट रहती है। आप सर इसका क्या मतलब मायने है बच्चों, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इतनी चीज को बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। हेड एक्चुअली में ले जाता है कि कितना लिक्विड राइज जाता है, हो सकता है, पर ये हायर क्लासेस में आप सीखोगे, जनरली या न्यूमेरिकल्स में सीखोगे हेड वर्ड का क्या यूज होता है। ये सब तीनों चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट। कई बार पूछते हैं प्रेशर हेड कितना होगा, तो प्रेशर हेड आप समझो प्रेशर अपॉन डेंसिटी इनटू जी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वेंचुरीमीटर और ई फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। वेंचुरीमीटर एक ये थ्योरी में समझने का टॉपिक है, फ्लो ट्यूब भी बोलते हैं। ये मेजर करती है कितना फ्लो हो सक रहा है बॉडी का। तो वेंचुरीमीटर अपने को आता है फ्लो रेट, इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है A1 A2। इसको मैं एक बार बना के दिखाता हूं कैसा दिखता है, ताकि आपको थोड़ा हो सकता है याद भी आ जाए। जो वेंचुरीमीटर होता है ये इस तरह से दिखता है, देखो यहां बना देता हूं मैं, ये इस तरह से ऐसे, और फिर यहां से भी ऐसे 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 ऐसे, ये इस सॉरी इस तरह से जो है ये होता है वेंचुरीमीटर। इसका एक एरिया होता है A1, ये वाला एरिया होता है A2, दोनों साइड का एरिया पता होता है। इसके अंदर यहां पे एक और पाइप लगी होती है जिसमें मरकरी होती है, जो फ्लूइड जा रहा है उसकी डेंसिटी होती है रो, इस मरकरी की डेंसिटी होती है रो HG। अच्छा, हाइट हमें पता हो कि मरकरी इसमें कितनी हाइट तक ऊपर उठ चुकी है, एक हाइट, एक में हाइट नीचे एक में ऊपर होते, तो हम बता सकते हैं कितना फ्लो रेट है। फिर आता है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स क्या होता है, तो जैसे एक मटके के अंदर छोटा सा होल कर दो तो पानी है वो बहुत स्पीड से बाहर आ रहा, लेकिन उसके ऊपर जो मटके वाला पानी है वो नीचे उतनी स्पीड से नहीं आ रहा होगा, या तो स्पीड आ रहा हो, क्योंकि जैसे मान लो एक कैंपर होता है, पानी का कोई आपने उसको टैप को ओपन किया, गिलास तो जल्दी जल्दी भर रहा है लेकिन पानी का टैंक नीचे नहीं आ रहा होता। तो इस तरह की चीज में से जो फ्लो होता है उसको बोलता है ई फ्लक्स। वैसे ई फ्लक्स का जो मतलब होता है उसका होता है फ्लो थ्रू नैरो ओपनिंग, तो छोटी ओपनिंग में से जो फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं ई फ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का इसका डायरेक्ट फार्मूला डेरिवेशन में जो थ्योरी लेक्चर में आपने समझा होगा वो मैं आपको बता देता हूं, वो होता है V इक्वल टू 2 बाय रो इन द ब्रैकेट P2 माइनस P1 प्लस रो GH। अब तो कई बार क्या होता है इस ढक्कन को खोल देते हैं तो यहां पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, यहां पे भी, तो ये P1 और ये तो कट जाता है, ये कैंसिल होने से फिर ये G से G भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो है V आ जाएगा 2GH का अंडर V। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो कई बार अपने को कह देते हैं कि रेंज निकालो कि ये लिक्विड कितनी आगे जा सकता है। तो आपने प्रोजेक्टिल चैप्टर में पढ़ रखा है, रेंज का फार्मूला पर डायरेक्ट होता है। क्या होता है रेंज का फार्मूला? वेलोसिटी इंटू हाइट ऑफ द दिस। हाइट पता हो और इनिशियल वेलोसिटी पता हो। इनिशियल वेलोसिटी की जगह आपने क्या पुट कर दिया? देखो 2gh, ये पुट कर दिया। और हाइट है ये कितनी होगी? पूरे h में से इस h को माइनस करना पड़ेगा तो ये बची हुई हाइट आएगी। तो देखो हमारे पास क्या आ गया? वेलोसिटी इंटू रेंज का फार्मूला जो है, एक बार थोड़ा सा मैं बताने में गलती कर गया। रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है u अंडर द रूट 2h बाई जी, या ये होता था टाइम पीरियड। यही मैंने बता रखा है। देखो रेंज का फार्मूला होता है u इंटू टाइम पीरियड। अब u तो हमारे पास है ही। अब टाइम u कितना है? ये सारा। जब टाइम पीरियड लिखते थे तो उसमें हाइट चाहिए होती थी। अब ये हाइट अपन h नहीं लेंगे, हाइट ये लेनी पड़ेगी। पूरे h में से ये h माइनस कर दो, क्योंकि ग्राउंड से तो हाइट कितनी ऊपर है? h माइनस है। तो इस स्मॉल h की जगह मैंने क्या लिखा है? h माइनस h। तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला भी आ गया। आगे बढ़ते बच्चों, इसको और टर्म में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे। इसके अंदर जो h माइनस h चाहिए तो है बची हुई हाइट, और स्मॉल h है ऊपर वाली हाइट। तो इस तरह से इसको सोल्व करके ये भी लिख सकेंगे। आगे आता है बच्चों, रेंज मैक्सिमम कब होगी? ये क्वेश्चन बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में आता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब जो हाइट ऑफ लिक्विड है ना वो क्या हो? h/2 हो। मतलब कि जो बिल्कुल बीचों बीच हो, पूरी हाइट के आधे ऊपर से देख रहे हो पूरा। मतलब हम कहने का मतलब यह है रेंज मैक्सिमम तब होगी जब बिल्कुल मिडल के अंदर क्या होगा? हमारे पास लिक्विड फिल्ड होगा, मतलब मिडल से लिक्विड बाहर आ रहा होगा। फिर आता है रेंज विल बी सेम इफ h इज टेकन फ्रॉम द फ्री स्पेस और द बेस। अगर हाइट अगर सेम है, रेंज विल बी सेम इफ h इज टेकन फ्रॉम द फ्री स्पेस और द बेस। एक मिनट रुको, इसका बताता हूं मैं क्या है। ये कह रहे हैं कि अगर हाइट इज टेकन फ्रॉम द फ्री स्पेस होगा, फ्रॉम द बेस होगा, तो एक बार इसको पॉइंट को एक बार मिस कर दो, अगर समझ आए तो खुद से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट होता है क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ द लिक्विड एंड एरिया ऑफ द ओरिफिस। देखो ये जो वेलोसिटी थी इसमें से बाहर आ रहा है, चाहे कितना भी एरिया हो, इसके अंदर कौन सा भी लिक्विड भरा हो, इनके ऊपर, और उसका नेचर कैसा हो, कितना क्वांटिटी तक लिक्विड भरा हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है। ये डायरेक्ट इसमें क्या आता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू इफ्लक्स। तो जब भी कोई बॉडी में से किसी भी एक बड़े कंटेनर में से लिक्विड बाहर आ रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है वो पीछे की तरफ क्या लगाएगा? एक थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? एक तरह का फोर्स, वो निकाल रहे हैं। फोर्स होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी में बाहर ले आया। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। फिर बच्चों डिस्टेंस अपॉन इतनी चीज को, मतलब कि डी बाय इतनी चीज को हम बोलते हैं वेलोसिटी। देखो रो और ए को बाहर ले आओ, डी ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है वेलोसिटी। रो और ए बाहर आ गया और ये बन गया वेलोसिटी का स्केयर। अब जो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया थ्रस्ट किसके ऊपर? थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू इफ्लक्स, ये आ गया थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू इफ्लक्स। अब हम वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो हमने लास्ट वाली स्लाइड में किया था। वेलोसिटी कितना आया था हमारे पास? √2gh। तो यहां पे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट हट जाएगा, 2gh आ जाएगा। रो ए ऑलरेडी था, तो ये आ गया हमारे पास फोर्स या फिर थ्रस्ट ड्यू टू इफ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है बच्चों? जब भी कोई एक लेयर दूसरी लेयर पे चलना चाहती है किसी फ्लूइड की, तो नीचे वाली लेयर क्या करती है? बैकवर्ड फोर्स लगाती है। उस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स, या इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के अंदर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। इसमें ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा की एस यूनिट याद रखना बच्चों, या तो पोजले होती है या डेकापोइज होती है।
और ईटा की सीजीएस यूनिट होती है पोइस। आगे बढ़ते हैं, अगर हम विस्कोसिटी ऑफ वाटर देखेंगे तो 0.01 पोइस होती है, सीजीएस सिस्टम बता रखा है। अगर हम एयर की विस्कोसिटी देखेंगे तो वो 200 माइक्रो पोइस होती है। ये दो वैल्यू आपको बारी बारी पढ़ के याद करनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं अपन जो विस्कोसिटी ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर से कैसे चेंज होती है। अगर प्रेशर देखते हैं लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर इंक्रीज होती है एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ दो, बाकी सब लिक्विड की जो गाढ़ापन है या हम कहते हैं विस्कोसिटी है वो बढ़ेगी, और गैसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का। तो आता है टेम्परेचर का, लिक्विड के को गर्म करेंगे ना उसमें फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, गाढ़ापन कम हो जाता है, लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी या गाढ़ापन बढ़ जाता है। क्यों? लिक्विड में कम होता है, इसमें क्यों बढ़ता है? क्योंकि बच्चों गैसेस पहले से ही फ्री है। मैं बच्चों को अक्सर एग्जांपल देता हूं, मान लो कि रिसेस चल रही है, बच्चे क्लास में वैसे ही घूम रहे हैं, अगर मैं उनको कुछ और मतलब डरा दूं या उनको एकदम से कह दूं बॉम्ब है, सांप आ गया, सांप, तो भागेंगे, उससे जो है ना दिक्कत होगी चलने में। जैसे कि पहले जैसे जागरण का एग्जांपल ले लो, जागरण के अंदर लोग पहले से ही इधर फ्री मूव कर रहे हैं और किसी को पता लगता है टेररिस्ट है, तो भगदड़ मचने से क्या होगा, जो है डिस्टर्बेंस बढ़ेगी, लोग अब सही से चल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जो गाढ़ापन होता है विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। आगे बढ़ते बच्चों, अब बात आती है जो हमने फ्रिक्शन पढ़ा था सर किसके अंदर, यूनिट थर्ड में, जिसका नाम था लॉज ऑफ मोशन में। उसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो म्यू इंटू एन होता था। इनमें क्या डिफरेंस है सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में? सबसे पहले तो ये होता है लिक्विड में, ये होता है सॉलिड्स में। ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता था, विस्कोसिटी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता था, विस्कोसिटी एरिया पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला वाइज देखो। ये रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता था, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है कि दो लेयर में, एक लेयर और दूसरी लेयर में कितनी वेलोसिटी है, इस पे डिपेंड करती है। तो विस्कोसिटी में ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों, ये डायरेक्ट स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है। अगर कोई भी एक बॉडी जा रही है किसी एक फ्लूइड के अंदर, तो फ्लूइड इसको वापस खींचता है, तो इतना फोर्स लगाता है 6 पाई ईटा आर वी। इसमें ईटा है फ्लूइड का गाढ़ापन या विस्कोसिटी, आर है रेडियस ऑफ द बॉडी, वी है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फिर आता है टर्मिनल वेलोसिटी। किसी बॉडी को ना अगर हम छोड़ देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या करती है, स्पीड बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर लेती है। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिससे बॉडी नीचे गिरे उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये डेरिवेशन के थ्रू आप मतलब थ्योरी लेक्चर में इसको समझना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा। रो है इसमें फ्लूइड की डेंसिटी और ये है हमारे पास डेंसिटी ऑफ द जो सब्सटेंस गिर है, जी और ये ईटा। इसको एक बार थ्योरी लेक्चर में आप समझ भी लेंगे। अगर कई बार क्या होता है ना बच्चों, जो रो है वो ज्यादा होता है और जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है वो कम हो जाती है, तो बॉडी जो है एक्वायर वेलोसिटी एक्वायर करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस तरह से बच्चों, ये देखो जैसे कि है ना सॉरी, अगर मैं कहता हूं ये वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी तो सॉरी जो ये जो है हमारे पास इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उससे क्या होता है ये जो आंसर है वो माइनस में आ जाएगा। माइनस में आने का मतलब क्या है, अब जो बॉडी है वो नीचे नहीं आएगी, वो कहां जाएगी, ऊपर। अगर हम इसमें ले रहे हैं ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है तो बॉडी विल एक्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका तो आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसमें ये ज्यादा है। नीचे वाले केस में देखो, अगर सब्सटेंस की डेंसिटी कम होगी, मान लो समझ लो कागज है वो हवा में चल रहा है, वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर उड़ने लग जाएगा अगर डेंसिटी उसकी क्या होगी, कम। इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन बॉडी विल एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। यह सोप बबल का एग्जांपल है। आपने वो देखा होगा, हम फूंक मारते हैं और जो वो बबल है, सोप के बबल है, वो ऊपर जाते हैं हवा में। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है हवा से कम है, इसलिए वो ऊपर जाते हैं। तो मैंने बता दिया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस से कम होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो बॉडी ऊपर चढ़ जाती है। अच्छा इधर से देखना, एक खास ध्यान रखना, तो डेंसिटी ऑफ जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड किस पे करती है, मतलब एक ही बॉडी है अलग अलग साइज के, तो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, वो कहते हैं एक रेन ड्रॉप है, आर रेडियस की आ रही है, उसकी वेलोसिटी मान लो 100 है, 2r रेडियस की एक रेन ड्रॉप आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी। तभी आपने देखा तो ओले पड़ते हैं, तो वो छोटे छोटे ओले होते हैं ना, वो धीरे धीरे पड़ रहे हैं। छोटी छोटी बारिश की बूंदें हमें पता भी नहीं चलता, हमें बिल्कुल छोटा छोटा एहसास कर रही होती है, लेकिन बड़ी बूंदें वो टप टप लग रही होती है अपने को। क्यों? क्योंकि जैसे रेडियस बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन मास। मास पे कैसे डिपेंड करती है बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी होती है आर का स्क्वायर, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है आर का क्यूब, और मास इस पे डिपेंड करता है आर क्यूब पे। दोनों को डिवाइड कर दिया, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो मास पर यूनिट रेडियस पे डिपेंड करती है।
अगर गिवन रेडियस कहते हैं, रेडियस फिक्स है, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर गिवन रेडियस की बात करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे जैसे है ना बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, धीरे धीरे उसका बढ़ना कम हो जाता है। फिर एक टाइम पे आके कांस्टेंट, जैसे कि मान लो एक पानी वाली नहर के अंदर आपने नारियल डाला, नारियल पहले स्पीड 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 पकड़ रहा है, फिर उसके बाद एक स्पीड कांस्टेंट होगी। ये कह रहे पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, 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 और टाइम के साथ साथ इसका बढ़ना कम होता जा रहा है, ऊपर की तरफ कम जा रही है, टाइम ज्यादा जा रहा है। एक टाइम पे आके इसकी वेलोसिटी मान लो पहले टाइम, जैसे मान लो किसी के बच्चे के पापा हैं, उसको पैसे देते हैं डेली के, पहले 10 रुपीज दिए, अगले दिन 9 दिए, अगले दिन 8 दिए, पैसे अभी बढ़ रहे हैं। एक दिन जब 0 देना स्टार्ट कर देंगे तो हम कहेंगे उसके बाद पैसे कांस्टेंट हो गए, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हमारे पास आ गया वेलोसिटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट फ्री फॉलिंग बॉडी का वेलोसिटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्टेंस इन कंसर्न ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अगर टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट चल रहा हो तब। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों, हीट प्रोड्यूस या फिर पावर डिलीवर ड्यू टू विस्कस फोर्स। तो पावर का फॉर्म होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। अब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था अभी स्टोक्स लॉ से, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी इंटू में ये मैंने एक और कर दिया वीटी, क्योंकि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, तो अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि है ना, मान लेते हैं ये वाटर बोतल है, इसको हमने ऊपर से फेंका, आसमान से नीचे फेंका, ये नीचे से फुल स्पीड आई है, इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, तो साथ वाली जो एयरवेयर है वो इसको रोक रही है, इसकी एक्सेलरेशन को बढ़ने नहीं दे रही, एक वेलोसिटी फिक्स कर रही है इसकी। तो जो एयर है इस पे क्या कर रही है, विस्कस फोर्स लगा रही है, इसको रोक के रख रही है। जैसे कि मैं कह दूं ये मेरे दो हाथ है ना, एयर है, ये बोतल है, ये बोतल नीचे आ रही है एयर में, तो इससे रगड़ खा रही है कि नहीं खा रही, इसकी वेलोसिटी को भी क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। इससे रगड़ खा रही है तो क्या हो रहा है, मेरे हाथ जो फोर्स लगा रहे हैं उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। वो जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, पावर कितनी डिलीवर वो बता रहे हैं, विस्कस फोर्स कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने यहां तक देख लिया, फोर्स इंटू वेलोसिटी है, फोर्स का फार्मूला पुट किया, वेलोसिटी का फार्मूला पुट किया, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर। और टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो खुद क्या होती है, अभी हमने देखा किस पे डिपेंड करती है, वी रेज टू पावर, वो अभी हमने देखा था, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है वी की पावर 2 पे, और तो यहां पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां 4 कर लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार स्टार लगा लो, फिर चेक भी कर लेना, मेरे हिसाब से एक बार 4 आना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास पोजले फॉर्मूला। पोजले फॉर्मूला बताता है रेट ऑफ फ्लो कितना है। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है π/8 p/r/4 अपॉन एल ईटा। ये है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, ये है रेडियस ऑफ पाइप, ये है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। बच्चों इसके अंदर मैं प्रेशर निकालना चाहूं खाली, तो बाकी सारी चीजें वहां चली जाती, जैसे कि इसमें मैं बता दूं प्रेशर ये आ जाएगा। अब इतनी चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो यहां पर ये सारी चीज की रेजिस्टेंस, तो फ्लो रेट क्या आ गया, P/R। तो R इज कॉल्ड लिक्विड रेजिस्टेंस। अगर पाइप सीरीज में लगे हुए ना, जैसे ये लगे हुए, तो रेजिस्टेंस भी ऐड होती है। इस चीज का प्रूफ जो है वो भी मैंने यहां पे बता रखा है। यहां पर ये प्रूफ डायरेक्ट आप करके सीख सकते हो या डायरेक्ट याद कर सकते हो। थोड़ा वीडियो लंबी रहेगी, इसीलिए मैं क्या करता हूं, आप खुद इसको कर लेना। जब सीरीज में लगे हो तो जो फ्लूइड की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो ऐड होती है। और अगर पैरेलल में लगे हो, देखो पैरेलल में इनके लिए प्रेशर सेम होगा। यहाँ पे देखो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, और फ्लो इसमें से भी हो रहा, इसमें से भी। नेट फ्लो क्या हो रहा है, Q1 + Q2। इसमें जो होता है नेट रेजिस्टेंस क्या होती है, 1/RP करके, जैसा कि आप उसमें करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th के अंदर, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल वाला। अभी बच्चों इसके अंदर इतने ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कर रहे हैं। इसके बाद इसकी डीपीपी जरूर करना। ये चैप्टर बहुत इजी और स्कोरिंग है। थोड़ा सा हटके क्यों चैप्टर है, एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं बच्चों। एक मैंने मूवी देखी थी बाहुबली, उसके अंदर 2 बंदे थे, एक था बाहुबली खुद और एक था बल्लाल देव, और वहां के मंत्री खड़े थे, और एक थी वहां पे उनकी जो उनकी मदर थी, उनका क्या नाम था, शिवकामिनी देवी। हाँ, अब शिवकामिनी देवी क्या बोली कि है ना, काल के आ रहा है, वो बहुत बड़ी सेना के साथ आ रहा है और इनसे कैसे जीता जाएगा। तो वो एक व्यू की रचना करते हैं। वो कहते हैं ये त्रिशूल व्यू है। त्रिशूल व्यू क्या होता है
कि यहां से एक भाई जाएगा बल्लाल देव, यहां से जाएगा बाहुबली, बीच में कटप्पा खड़ा होगा, ये आक्रमण नहीं करेंगे। वहां से कटप्पा जो है बीच वाले गेट पे आ रहा होगा, वो बोले कटप्पा को, भाई कटप्पा यहां खड़े, ये त्रिशूली की बात कर रहे थे। तो अब क्या हो गया, वो मंत्री बता रहे, तो बल्लाल देव नेगेटिव सेंस के अंदर बोला, है ये तो कोई भी नहीं कर सकता, इसको तो आज तक किसी, ये तो कोई, इस व्यू को तो कोई नहीं जानता, मतलब हम बना नहीं पाएंगे, ये बल्लाल देव ने बोला। बाहुबली की क्या वर्डिंग थी, अगर कोई नहीं जानता तो काल के भी नहीं जानता होगा, मतलब कि हमें यही करना पड़ेगा और से आगे निकलने के लिए। अगर ये चैप्टर टफ है तो आपके लिए भी टफ है, तो औरों के लिए भी टफ है। जो इस चैप्टर कर जाएंगे तो उसी को विनर कहेंगे। वही त्रिशूल व्यू की रचना, फिर वो डिस्कस करते हैं कटप्पा तुम कितनी देर तक रोक लोगे, वो कह रहा है कि मैं 3 पैर तक रोक लूंगा। इनको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि 3 पैर के अंदर अंदर जो कालके को मार देगा उसको राजा घोषित कर देंगे, दोनों अपना मिशन उसको मार देते हैं। तो बच्चों अभी क्या है, ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने के बाद आपको इजी लगने लग जाएगा, मेरे पे विश्वास रखो, बहुत बहुत इजी चैप्टर है। थैंक यू सो मच।